हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं और अभ्युदय और आप देख रहे हैं धुआंधार लगातार सीरीज एजुकेशन एट द रेट सीटेड क्लासेस में। आप सभी को दिल खोल कर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम विगत सीटेड के अंतर्गत पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं विगत वर्षों में 2011 से लेकर 2022 तक के बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चनों को 30 में 30 लाने के उद्देश्य से विस्तृत व्याख्याओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रतिदिन जुड़े रहिए हमारे साथ, सभी दिन वीडियो के साथ आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा समझें। एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक को आप अगर यदि पूर्ण रूप से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो होल ओवर आप केवल पास ही नहीं होंगे अपितु 110 से अधिक नंबर लाएंगे। और बाल विकास शिक्षा शास्त्र में आपको तर्क डेवलपमेंट होगा, वो एक सूझ डेवलपमेंट हो जाएगी कि हमें करेक्ट कैसे चॉइस करना है ऑप्शन को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, बिना सेशन को देरी किए हुए हम इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। और देखते हैं सबसे पहले, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहें, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलती रहे। भाई आपके अंदर का जो चिराग है उसे जलते रहने देना है। आपको बुझाने वाले अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आएगी, लेकिन आप अपने उस जज्बे को जो है अंदर में उद्देश्य बना रखे हैं, उस उद्देश्य के आप एम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाइए। हो चुकी है आगाज, हो चुकी है आगाज युग बदलने की तैयारी, हो चुकी है आगाज युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। अगर यदि आप संघर्ष को निरंतर लगातार आप करते रहेंगे, संघर्ष में डूबे रहेंगे, तो ज़रूर बेहतर से बेहतर मार्क्स ला करके आप सीटेट को क्वालिफाई करेंगे। और आप जैसा कि जानते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन अब तो रिलीज़ भी हो चुका है, तो शंखनाद फुका गया है। रणभूमि में आप लोग उतर जाइए और लगातार डटे रहेंगे जब तक कि जीत को हासिल न कर ले। आइए दोस्तों बिना देरी गंवाए ही हम लेकर चलते हैं। जैसा कि आपको पता हो कि पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे 7 जुलाई 2019 के पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत 1 से लेकर 12 प्रश्न तक, 1 से लेकर 12 प्रश्नों तक का व्याख्या हो चुका है। अब हम लेकर के चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। और 13 क्या कहता है? वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल, मतलब खुद वो करता हो, खुद का प्रयास उसका शामिल हो, तो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जिस क्रियाकलाप में जिस कक्ष में बालक खुद के गतिविधियों का प्रयोग करता है, खुद को प्रयास करता है समस्या की समाधान तक पहुंचने के लिए, प्रायोगिक कार्य करने के लिए, तो ऐसे कक्ष को अधिगमकर्ता केंद्रित विधि मानते हैं। या अगर कक्षा है ऐसे फैसिलिटी प्रदान करने वाले, तो अधिगमकर्ता केंद्रित कक्ष माना जाता है। सेंटर में चाइल्ड होगा जो अधिगम ग्रहण करता है, और वह अधिगमकर्ता जो होगा वह अपनी प्रयासों से, अपनी पहल से, अपनी स्वतंत्रता पूर्वक उस कार्य को करने की गतिविधि में उसे स्वतंत्रता मिली रहती है, और बच्चे उस कार्य को स्वतंत्र पूर्वक ढंग से निर्वहन करते हैं। तो ऐसे कक्ष को अधिगमकर्ता कक्ष कहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड कक्ष कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए दोस्तों देखते हैं धुआंधार के साथ अगला नंबर क्वेश्चन 14। नीचे लिखी गई कुछ सिद्धांत है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वह महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। कई बार बच्चे के अंदर में आप देखेंगे या खुद को भी अनुभव किए होंगे कि अगर आप वेल परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो आप अपने आप में क्या कहते हैं कि मैं अच्छे नहीं हूँ,
पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं हूँ, और हतोत्साहित महसूस करते हैं कि अपने आप में एक कुंठित सा महसूस करना, हतोत्साहित होना कि भाई हमसे नहीं होगा, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। कौन सा सिद्धांत दर्शाएगा? संज्ञान एवं संवेग संबंधी नहीं है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण से अलग नहीं है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चूँकि हम संज्ञान और संवेग को हम अलग नहीं मानते हैं, अपितु वो एक ही है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, और एक सेकेंड रुकेंगे ज़रा आप। और सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? बालक जो शिशु होते हैं उसके लिए प्राथमिक समाजीकरण, जब बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म के बाद वह सबसे पहले समाजीकरण का पाठ कहाँ पढ़ेगा? विद्यालय में, या सरकार के द्वारा, या फिर मीडिया के द्वारा, या परिवार के द्वारा? तो आपने सही जवाब दिया है कि वह उस बालक के परिवार ही है जो प्राथमिक समाजीकरण माना जाता है। अगर परिवार नहीं होता तो इसके बाद हम लेते आस पड़ोस के, आस पड़ोस के बाद आता है विद्यालय स्तर, फिर और अन्य गतिविधि। तो बालक सबसे पहले जन्म लेता है और अपने माता पिता को पहचानता है और उसके साथ अनुक्रिया करते हैं, फिर भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्य, चाचा चाची, दादा दादी, विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ वह अंतःक्रिया करते हैं और समाजीकरण का पाठ पढ़ते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और देखते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन 16। और जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे क्या कहते हैं? बच्चों को सोच वयस्कों से बेहतर होती है? नहीं, ऐसा कहना नहीं है उनका। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होते हैं? नहीं। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है, ये कहना था जीन पियाजे महोदय का कि बच्चों का जो सोच होता है वह गुणात्मक रूप से अलग होता है। किसके तुलना में? तो वयस्कों के तुलना में। अतः इस क्वेश्चन का राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है? नहीं, यह मनोवैज्ञानिक सत्ता नहीं है। जेंडर को तो आप हम लोगों ने बांट करके रखा है। जेंडर में स्त्री, पुरुष, इन सभी का जो विचार है, उभय लिंग, इन सभी का जो विचार है, ये किसने निर्माण किया है? तो समाज ने निर्माण किया है। ये किसी मनोवैज्ञानिक ने नहीं निर्माण किया। कोई आर्थिक अवधारणा नहीं है, घटे, नफ़ा, इन सब का जैविक निर्धारक भी नहीं है, अपितु यह क्या है? एक समाज के द्वारा निर्मित यह शब्द है जेंडर। चलिए दोस्तों देखते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, और ये अगला नंबर क्वेश्चन है 18। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? तो आपको पता हो, जैसे ही विकास के आयाम की बात करें तो विकास का जो आयाम होता है, कुल कितने आयाम होते हैं? तो इसके विकास के कुल 4 आयाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सामाजिक होते हैं, और कौन सा होगा? शारीरिक होता है, और कौन सा होगा? संवेगात्मक होता है, और कौन सा होता है? तो संज्ञानात्मक होता है। ये 4 प्रकार के विकास का आयाम है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन लेकर चलते हैं।
बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक हथौड़े का चोट पत्थर पर ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, जब जितना मेहनत करेंगे, जितने अपने आप में मेहनत करेंगे, आपके अंदर उतना ही अधिक चमक होगा। एक सूर्य को प्रकाश तभी उतना अधिक दे पाता है क्योंकि वह उतना जलता है पहले, और जो जितना तपेगा वह उतना निखरेगा। तो अब तपें, और तपने का यहाँ अर्थ है कि धुआंधार मेहनत करें। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें कह रहा है बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है? नहीं, बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां और स्मरण तर्क शामिल होती है। केवल इतना ही नहीं कह सकते हैं, अपितु बुद्धि क्या है? बहुआयामी है। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है। जहाँ की और आगे देखिए क्या करा, जिसमें बुद्धि परीक्षणों द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। आप हावर्ड गार्डनर महोदय का जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि बुद्धि एक अकेला कोई चीज़ नहीं है। बुद्धि बहुत से आयामों की यह क्या है? योग्य है। बहुत आयाम मिल करके बुद्धि बना होता है, और इस बुद्धि को मापने के लिए, सटीक बुद्धि को किसके अंदर में कितना बुद्धि है, इसके लिए कोई अभी तक परीक्षण का निर्माण नहीं किया गया है। एक एग्जैक्ट जो होना चाहिए, कितना बुद्धि है उसके अंदर में, इस चीज़ की परीक्षण अभी तक निर्मित नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन इतना क्लियर है कि बुद्धि जो है कई आयामों से मिल करके बना है। यह स्टेटमेंट कौन देते हैं? तो हावर्ड गार्डनर महोदय देते हैं। और आपको ये बता दूं कि बुद्धि का सबसे पहला सिद्धांत किसने दिया है? तो बीने महोदय दिए हैं। अल्फ्रेड बीने महोदय के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया था? तो अल्फ्रेड बीने महोदय के द्वारा 1905 में बुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिस समय उन्होंने एकल बुद्धि का नाम दिया था कि बुद्धि कयों नहीं है, केवल एक ही है। लेकिन आगे चलकर इनका खंडन हुआ और बहुत से बुद्धि के बारे में विस्तृत व्याख्या आने वाले दिनों में करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों, देखते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन संख्या 20। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे किस तरह सीखते हैं? आपका कक्ष मैं मान के चलता हूं प्रगतिशील है, लेकिन कब मानूंगा? जब आप बच्चे में निष्क्रिय अनुकरण करने के लिए कहेंगे कि हाँ भाई, पंडित जी जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाओ, जो अगर कह रहे हैं कि दिन में बोलने के लिए रात, तो रात बोलो। ऐसे करने से तो हम आपकी कक्षा को प्रगतिशील तो नहीं मानेंगे। आपके कक्षा में यदि बच्चे सक्रिय है, आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे के अंदर में जिज्ञासा है किसी चीज़ को जानने के लिए, बच्चे कोई खुद से कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब आपके कक्षा को हम कहेंगे कि नहीं सर, आप जो पढ़ा रहे हो, आपकी जो कक्षा है वह तो प्रगतिशील शिक्षा है, और आप प्रगतिशील की कक्ष को निर्माण कर रखे हो। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और देखते हैं दोस्तों सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, और आ गया हमारे लेव वाइगोत्स्की महोदय आ गए, और उसके अनुसार अधिगम क्या है? एक व्यक्ति गतिविधि? बिल्कुल नहीं। निष्क्रिय गतिविधि? अनुबंधित के बारे में नहीं बताता है, अपितु आपको इतना सा केवल पता हो कि लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था, और उनका कहना था कि जो बच्चे हैं वो समाज में अपने वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और वो जो अपने से श्रेष्ठ है उनके ज्ञानों को बच्चे उस समाज में रह करके सीखते हैं, और यह समाजीकरण की गतिविधि के बारे में वर्णन करते हैं लेव वाइगोत्स्की। इसलिए इस क्वेश्चन का लगातार लगाइए ऑप्शन नंबर टिक 4 नंबर पे, और लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन। और लीजिए आपके सामने आ गया है 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों का विशेषित करता है? और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या होता है? तो 2 से लेकर 7 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं ना, 2 से 7 वर्ष वाले बच्चे कौन सी अवस्था का कहलाता है?
तो जीन पियाजे के अनुसार सेकंड नंबर का यह अवस्था है और उस अवस्था का नाम क्या है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता यह है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। भाई उसको लक्ष्य के बारे में 2 से 7 वर्ष का बच्चे नहीं जानता है कि वह इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। एक काल्पनिक रूप से बता सकता है, लेकिन उसका लक्ष्य जो सटीक होना चाहिए वह नहीं भेद पाएगा और नहीं निर्धारित कर पाता है। विलंबित अनुकरण, विलंबित अनुकरण, 2 से लेके 7 वर्ष के बच्चे जो है ना विलंबित अनुकरण करते हैं। विचार की तो अनुक्रिया करेगा नहीं, वार्तुला प्रतिक्रिया नहीं करेगा। विलंबित अनुकरण का अर्थ यह होता है कि बच्चे जब वयस्क को जिस रूप में देखता है बोलते हुए और उसी रूप में वह बालक सीखता है बोलना। जैसे कि अगर कोई माता बोलती है कि 1 चम्मच शहद पी लो, अब बच्चे उस चीज़ को सुना 1 चम्मच और अगले दिन से भी वह देखेगा कि चम्मच का अर्थ भी समझने लगेगा कि हाँ भाई ये चम्मच है और इसका हम कोई छोटी मात्रा में जब लिक्विड उठाना रहता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं और बच्चे इस चीज़ को समझ जाता है। चम्मच कहने से अगली बार से समझ में आ जाएगा कि भाई अब मुझे शहद पिलाया जाएगा। ये विलंबित अनुकरण करने का क्या है, बच्चे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल का यह एक विशेषता है। अपितु ये जो सीबीएसई है, सीबीएसई का राइट जवाब मानना है कि वार्तुल प्रतिक्रिया करना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता है, लेकिन इसका राइट जवाब हो जाएगा विलंबित अनुकरण। चलिए दोस्तों देखते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। ये देखिए, कई बार आप लोग डर जाते हैं, बड़े क्वेश्चन देखकर डरते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन में सदैव आंसर आसान छुपा होता है। उसे देखते ही आप सही का टिक लगा सकते हो अगर ध्यानपूर्वक केवल पढ़ो। बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? करा बच्चा और उसके लेकर अधिगम के लेकर कौन सा कथन सही है? बच्चे को सीखने के लिए अभिप्रेरणा, सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल अनुवांशिकता के द्वारा। भाई साइकोलॉजी कभी नहीं कहता है केवल शब्द ये कहीं न कहीं गलत है, और सीखने का जो प्रभाव होता है वह भी प्रेरणा केवल अनुवांशिकता, और सीखने के लिए केवल अनुवांशिकता ही उत्तरदायी नहीं है, अपितु उत्तरदायी होता है अनुवांशिकता और वातावरण दोनों। इसलिए इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता निर्धारित करने वाली होती है। दंड देना गलत बात हो जाएगा। सभी बच्चों को सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, और इसी को बच्चे उनके अधिगम के बारे में बताता है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। हम बच्चे को पहले ऐसे मानकर नहीं चलेंगे कि ये बालक नहीं सीख पाते हैं और स्वाभाविक रूप से वो विकलांग है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह सीख नहीं पाएगा। स्वाभाविक रूप से वह अंधे है, इसलिए वह सीख नहीं पाएगा। ऐसा पूर्वाग्रह मानकर चलना आपके लिए क्वेश्चन का कभी भी सही जवाब नहीं हो सकता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। सभी बच्चों को सीखने का स्वाभाविक रूप से मानना चाहिए। आपकी कक्षा में यदि कोई बालक आया तो आपको मानना होगा कि वह बालक सीख सकता है यदि उसके उपयुक्त वातावरण और उपयुक्त ज़रूरत के अनुसार सहायता प्रदान किया जाए। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और चलिए दोस्तों देखते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 24। धुआंधार सीरीज आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ज़रूर आप कमेंट करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर तक करते रहें। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 24। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। हम सब जानते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास की जो दर होती है वो अलग अलग होती है, फिर भी चालक विकास किस क्रम में होता है?
हाँ, विकास का दर अलग होता है, किसी का पहले किसी का बाद में, लेकिन एक निश्चित क्रम में होता है। और वो क्रम कौन सा है? x से y तक होता है, और वो xy है स्थूल से लेकर सूक्ष्म की ओर होता है। और इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दोस्तों, लेकर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, वो कौन सी अवस्था है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अचानक सा एक वयस्क के रूप में शारीरिक संगठन उसका निर्माण होना चालू हो जाता है, उसका शरीर विकास के दौड़ में रफ्तार से दौड़ने लगता है। मध्य बाल्यावस्था लेकर कह लेता है 2 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बालक होंगे उनके लिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था। आप जानते हैं कि किशोरावस्था में जो बालक होते हैं उनका ये वयस्क का जो संक्रमण है वह अधिक बढ़ता है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार का हार्मोनिक जो चेंज होता है शरीर के अंदर, वह एक अलग ही रूप में दिखता है। बच्चे को खुद को नहीं समझ में आता है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, वो इस गति से रफ्तार करता है। जैसे ही बालक 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष में प्रवेश करता है, एक वयस्क के समान शरीर को धारण करने लगता है। ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का 4 राइट जवाब हो जाएगा। और चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन। और ये आ चुका है आपके सामने हमारे प्याजे भैया, प्याज वाले भैया आ चुके हैं। और प्याज वाले भैया क्या कहते हैं बच्चे के बारे में? प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया के अनुसरण करते हुए दूसरे को अवलोकन करके सीखते हैं। नहीं, उद्दीपक अनुक्रिया के संदर्भ में ये भी नहीं कहते हैं। पुरस्कार और दंड के बारे में ये भी नहीं स्वीकार करते हैं। हाँ, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं। क्योंकि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में संज्ञान से बात करेंगे और वो रचना के बारे में बात करते हैं जीन पियाजे। जैसे जैसे वे दुनिया के व्यवहार और कौशल को प्रयोग करते हैं और तथा अन्वेषण करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन। ये है 27। कर है मौखिक संवाद। जो बच्चे अपने आप से बात करता है उन्हें लेव वाइगोत्स्की भैया क्या कहते हैं? भाई, लेव वाइगोत्स्की भैया क्या कहते हैं कि जो बच्चे खुद से संवाद करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, खुद से बड़बड़ाते हैं, बलबलाते हैं और खुद को खुद में हंसते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो ऐसी बातों को लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे व्यक्तिगत अहम केंद्रित वार्ता करता है। बच्चे अहम खुद से खुद को बात करता है, यह अहम केंद्रिता वार्ता है। ये CBSE का भी मानना है और मैं भी इसको यही मानता हूँ कि यह क्या है? अहम केंद्रित वार्ता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर इसी के साथ आ चुका है। प्रति वर्ष पूछे जाने वाले बार प्रश्न लगातार पूछा जाता है, हर वर्ष हर सेशन में ये क्वेश्चन आना तय है। और वो क्वेश्चन कौन सा है? 28 नंबर। और आप लोग पहले जवाब देने का कोशिश करेंगे और देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों और रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना। कि भाई, ये खिलौना बनाने का कार्य एक छोटे लड़कियां गुड़िया से खेलेंगे और एक छोटे बालक है वह अन्य फुटबॉल क्रिकेट खेलेंगे। उसके बाद पहनावे की वस्तुएं कि भाई जीन्स पैंट शर्ट है तो लड़का पहनेगा और जो टॉप है, फिर जो है सो और भी बहुत सारे लड़कियों की कपड़ा है वो लड़कियां पहनेंगे। घरेलू सामग्रियाँ, व्यवसाय कि भाई जो है सो बड़े बड़े व्यवसाय लड़का करेंगे और छोटे मोटे हाथ से उद्योग जो है वो महिला करेंगे। ये सब किसको दर्शाता है भाई? किससे प्रदर्शित करता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जेंडर सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, जेंडर प्रासंगिकता को, या विकसित जेंडर पहचान को, या जेंडर रूढ़िवादिता को? बिल्कुल राइट जवाब आपने दे रखा है, बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1। और देखिए दोस्तों, सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन। और इसी के साथ क्वेश्चन
29 नंबर क्या कहता है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें, आप मान लीजिए कि कोई कक्षा कक्ष चलाएं और आपके सामने बच्चे जो आए हैं वह अपने जिज्ञासा को लेकर के आए हैं। बच्चे वो उतना नहीं जानता है, वो जिज्ञासा लेकर के आया है, वो अधूरा ज्ञान लेकर के आया है, वो अज्ञानता में है, अज्ञानता के कारण आपके पास आया है, वो उसके जिज्ञासा के कारण आया है और अधूरा ज्ञान के कारण आया है। आप उसे क्या करेंगे, हैं छी भाग तुम, मैं तो पढ़ाऊंगा ही नहीं, ऐसा कहेंगे? नहीं, उन पर ध्यान नहीं देंगे कि भाई जो ऐसा तुम पढ़ने लायक नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल शांति से बैठे रहो और तुम्हें कोई गतिविधि नहीं करना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उन्हें शामिल करना और उनका संचयन करना और उसे अस्वीकार कर देना कि भाई तुम्हें एडमिशन ही हम नहीं लेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। हम उन बच्चों को शामिल करेंगे कक्षा कक्ष में और वहाँ देखेंगे कि उसके अंदर की क्या चीज़ की ज़रूरत है और उस ज़रूरत के आधार पे उस बच्चों में हम वो चीज़ समाधान के लेके उपचार करेंगे और इस क्वेश्चन का इसीलिए राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और देखते हैं सेशन का लास्ट नंबर क्वेश्चन, और लास्ट कहता है क्या, उसका जवाब आप लोग देने का कोशिश करेंगे। और ये भी आ चुका है लांगे टांगे पांडे लंबा सा क्वेश्चन। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को विदाई की चोरी नहीं, अच्छा हिंज भाई को है आपका आस पड़ोस का, उसे दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह बच्चे उस परिस्थिति में चोरी करता है जब उसकी पत्नी की जान खतरे में होती है। अच्छा, क्यों नहीं चोरी करना चाहिए? क्योंकि यदि वह पकड़ा जाता तो उसे मार पीट कर जेल भेज दिया जाता। ये कथन कुहल वर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था को दर्शाता है? सामाजिक क्रम नियंत्रण नहीं, सार्वभौमिक नैतिक नहीं, यांत्रिक भी नहीं, दंड और आज्ञा पालन का दर्शाता है कि यदि तुम पकड़े जाते तो दंडित किए जाते। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़बरदस्त कमेंट करिए कि आपका सेशन यह कैसा लगा, और मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए होंगे, लाइक कर दिए होंगे, शेयर और कमेंट के साथ एकदम लगातार लगा दीजिए छल्ले। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग, दैट्स ऑल। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।